प्रोफेसर जोशी कहते हैं ना कि भाई ठीक है, ईरान तो पहले से बर्बाद हो रहा था, सड़कों पे लोग आए हुए थे, कहते खाने को रोटी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, उनकी करेंसी की कोई कीमत नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो वो तो पहले से सड़कों पे थे। उन्होंने कहा था अब अगर और सैंक्शन चलेंगी तो हम खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। अब यही ट्रंप ईरान के ऑयल से सैंक्शन हटाते हैं और कहते हैं बेच लो, ईरान कहते हैं नहीं बेचना। ठीक है, तो ईरान तो अब बिल्कुल, भाई आपने उनके सर ने कहा खामनेई साहब को, सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, तो वो तो अब किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन अमेरिका की रेपुटेशन का क्या? आप टॉपर थे, टॉपर के अगर 70% नंबर आने लगेंगे तो जो क्लास का बैक बेंचर होगा उसके स्टैंडर्ड से तो भाई वो टॉपर तो डिमीन ही हो गया ना। एग्जैक्टली। तो पिनाज आपने बिल्कुल वही बिंदु उठाया जो हम सभी मिलकर के कहना चाह रहे हैं। एक हेजेमोनिक पावर एक ऐसी छोटी पावर पे अटैक करती है, वो पावर मतलब ईरान ऑल आउट वॉर के लिए चला जाता है जो अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करके एक नब्ज दबा देता है एनर्जी की। तो ट्रंप अभी पेट्रो डॉलर की अब दृष्टि से देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की दृष्टि से देखिए, प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने की दृष्टि से देखिए, इजराइल को बचाने की दृष्टि से देखिए, थोड़ा सा बैकफुट पे दिखते हैं। पर हमेशा याद रखना कि यू कैन ऑलवेज अफोर्ड टू लूज अ बैटल टू विन द वॉर, और ट्रंप अभी वही कर रहे हैं। इट्स अ टेक्टिकल कॉज, इट्स अ टेक्टिकल कॉज। और अगर ये जब हम लोग समझ पा रहे हैं तो ट्रंप कितने अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर ये जंग वो हार गए और वार्ता के माध्यम से अगर समाधान की ओर ले गए तो फिर जो अमेरिका की किरकिरी होगी, और नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं या ईरान जैसे जो दूसरे देश हैं, पाकिस्तान जैसा देश है, उनको ये संदेश मिलेगा कि ये अमेरिका वो महाशक्तिवान अमेरिका नहीं है जो आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले हुआ करता था। और ऐसे में दूसरे देशों के हौसले मजबूत। नाटो आपकी नहीं बात सुन रहा, ब्रिटेन नहीं सुन रहा है, ईयू नहीं सुन रहा है, पश्चिम एशिया में। लेकिन आप देखो, सऊदी चाहता है कि ये युद्ध कंटिन्यू रहे, इजराइल चाहता है कि युद्ध कंटिन्यू रहे, पाकिस्तान एक बिचौलिए की भूमिका तो निभा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की भी मंशा क्या है वो समझ में नहीं आ रही है। और ईरान के लिए मैं ये कहना चाहती हूं कि हर वो देश जो आतंकवाद को पाल के, पोस के और अपने आप को एग्जिस्ट करने की और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वो एक न एक दिन ढेर जरूर होता है। हमने पाकिस्तान की जो हालत देखी है वही आज ईरान की। और जब ये युद्ध अंत की ओर जाएगा ना, तब ईरान को समझ में आएगा कि उसकी क्या बर्बादी हुई है, क्योंकि युद्ध तो वहां लड़ा जा रहा है ना, अमेरिका की सरजमीन पे तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन इमोशंस जब हाई होते हैं आपके और जब आइडियोलॉजी आपकी सफर करती है, तो आप रैशनल नहीं होते हैं। पिनाज, युद्ध में अगर आप इमोशन से युद्ध लड़ने जाएंगे तब तो भगवत गीता लिखी नहीं जा पाती, बोली ही नहीं जा पाती, है ना। युद्ध इमोशन से नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध नीतियों से लड़े जाते हैं। तो युद्ध नीति जो है वो अमेरिका के पास भी दिखाई पड़ती है, इजराइल के पास भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा टेम्पररीली हमें बैकफुट पे दिख रहे हैं। युद्ध नीति अभी ईरान के पास नहीं है, वो इमोशंस में आकर के इस युद्ध को लड़ रहे हैं। और इसीलिए आगे मैंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, आगे हमें चीजें बहुत बदलती हुई दिखाई पड़ती। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर पॉज आया है, अमेरिका थोड़ा बैकफुट पे, या कह लीजिए कि असेस करते हैं ना आप अपने दुश्मन को कि यहाँ 10 दिन स्टैंड करेगा, 15 दिन करेगा, तो असेसमेंट थोड़ा अमेरिका का गड़बड़ाया है, तो तैयारी कर रहा है, ये कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर पटनायक कि यहां पर जिस तरह से एनर्जी चोक पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में हो रहा है, एनर्जी लॉकडाउन लग रहे हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाएगी। अभी तो इस वॉर का जिसे कहते हैं ना इफेक्ट सीप इन नहीं हुआ है, जब होगा तो कितने रिपरकशन होंगे, नौकरियां जाएंगी, आर्थिक मंदी आएगी। तो अमेरिका को भी ये बात समझ में आ रही होगी, और अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसे हालात हो। देखिए पिनाज, अमेरिका को भी समझ में आ रहा है जो फॉल आउट हो रहा है ये डोमिनो इफेक्ट है। क्योंकि आप अगर तेल का क्राइसिस आज का दिन में है, अब देखिए बेंट क्रूड ऑयल, इसके बाद आपका दुबई क्रूड ऑयल काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो उसमें अगर आपका देखिए एशियन कंट्रीज जो है, एशियन कंट्रीज आप ग्लोबल जीडीपी को 50% अबव कंट्रीब्यूट करते, और अगर एशियन जीडीपी को ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, पर्टिकुलरली देखिए इंडिया 55% ऑयल वहाँ से आयात करता है, गैस 60% आयात वहाँ से करता है। इसके बाद में आप देखिए साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, 70 to 80% ऑफ ऑयल वहीं से आयात होता है। जब वहाँ से ऑयल आयात होता है तो इसका बहुत ही डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। कैसे? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका बढ़ता है रेट, उसे इन्फ्लेशन के ऊपर प्रभाव होगा, कैसे इन्फ्लेशन भी रेट बढ़ेगा। इसके बाद जो सप्लाई चेन से आपका एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन, वहाँ से 35% देखिए यूरिया और फर्टिलाइजर्स आता है। तो व्हाट अबाउट द फ्यूचर सप्लाई चेन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद में फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, ये भी अफेक्ट होगा। इसके बाद कॉटन सप्लाई चेन। तो ये अगर सप्लाई चेन अफेक्ट होता है तो आप देखिए ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। इसके बाद रिसेशन होता है, और जब रिसेशन होता है तो आप देखिए जो 1929 सिचुएशन को कंपेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ एशिया नहीं है, आप यूरोप देखिए, यूरोप 15% ऑफ गैस आयात करते कतार से, तो लगभग मिडिल ईस्ट कंट्रीज से।
तो इसमें देखिए यूरोप का भी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होगा। इसी में आप देखिए जो शेयर मार्केट मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से लेकर नास्डॉक सारे देखिए ये गिरावट में आ रहा है। इसके बाद इंडस्ट्रीज बैंकिंग सेक्टर्स भी काफी अभी कोलैप्सिंग सिचुएशन भी होने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस अगर ये होता है तो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये ट्रम्प के ऊपर भी इसका प्रेशर होगा ना सर। बाकी कंट्रीज हो, ट्रम्प के जो थिंक टैंक्स हो वो भी तो कह रहे होंगे, क्योंकि जब पिछली बार अमेरिका ने आर्थिक मंदी झेली थी तो सरकारें पलट जाती हैं। इसीलिए ट्रम्प चाहते ऑनरेबल एग्जिट चाहते, तो इसलिए अभी जो बातचीत चल रहा है कहीं ना कहीं चाहते सीजफायर हो जाए, अभी युद्ध बंद करो, हम भी करेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दो। अगर वो नहीं खोलते, इनका प्लान बी है, प्लान बी में जो बता रहा था जो सुरक्षा चक्र को भेद करेंगे, जैसे यानी खर्ग आइलैंड पे कब्जा करेंगे। खर्ग नहीं सिर्फ, अच्छा देखिए खर्ग से आपका 90% एक्सपोर्ट होता है ऑयल। सबसे इंपॉर्टेंट है केसम आइलैंड जो है उसमें एक्चुअली मिसाइल सिटी है। इसके बाद में आपका वहाँ जो आबू मूसा है और जो इसके बाद में सब द्वीप है, इसके बाद जो ग्रेटर तुम्बे, स्मॉलर तुम्बे, वेस्टर्न पर्शियन गल्फ में, ये क्या है ना स्ट्रेटेजिक बेसिस है। ठीक है, इसको एक्चुअली अमेरिका को मतलब भेद करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका के लिए इसको एक्चुअली कैसे कंट्रोल किया जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट।